वेलकम टू पढ़ाई अलर्ट। अब तक हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लिए हैं, फोर्स और उसके टाइप के भी बारे में पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने से पहले एक टर्म आता है जिसका नाम है मोमेंटम। उसके बारे में पहले जानते हैं क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है देखते हैं। देखिए, इट इज डिनोटेड बाय पी एंड डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आता है, मोमेंटम आता है। यही इसी को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम होता क्या है, एक्चुअली मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये तो हम समझ गए कि फॉर्मूला इसका मास इंटू वेलोसिटी है और डेफिनेशन भी समझ गए। एक्चुअल में चीजें क्या है, देखिए एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं ट्रक के सामने खड़ा हूँ। ठीक है, तो वो ट्रक रेस्ट पे खड़ी है, वो भी रुकी हुई है, मैं भी रुका हुआ, तो मुझे कुछ नहीं होगा, है ना। वही अगर मैं मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हुई कोई ट्रक है, उसके सामने आ जाता हूँ, तो क्या होता है, वेलोसिटी उसकी कम है, बट मेरे हिसाब से मतलब जितना मेरा मास होगा उससे तो बहुत ज्यादा मास ट्रक का होगा, या किसी भी इंसान का जो मास होगा वो ट्रक से तो बहुत कम होता है ना। इंसान का मास एज कम्पेयर टू ट्रक, तो वो तो बहुत ज्यादा ट्रक का मास निकल के आएगा, तो मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो उससे जो मोमेंटम क्रिएट होगा उस इंसान के ऊपर, मतलब कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब कि कोई भी इंसान है, अगर वो किसी भारी मास वाले ऑब्जेक्ट के सामने आएगा जो कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो उसके ऊपर कुछ न कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। वही इम्पैक्ट एक्चुअल में क्या होता है, ये मोमेंटम होता है। ठीक है, जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है किसी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे मोमेंटम ये जो P और M है, जैसे तो मोमेंटम बढ़ेगा, मतलब P बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब या तो मास बढ़ जाए या तो वेलोसिटी बढ़ जाए, है ना। ये देखिए यहाँ साफ साफ पता चल रहा है दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। साइन मतलब कि दोनों साफ साफ दिख रहा है कि अगर मास या वेलोसिटी दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो हमारा मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक बुलेट लेते हैं, ठीक है, उस बुलेट को हम हाथ से फेंकते हैं किसी भी इंसान के ऊपर, तो उस इंसान को चोट लगेगी, नहीं लगेगी, या लगेगी तो बहुत कम लगेगी, है ना। वहीं अगर हम उसको गन में लोड करके फिर उसके ऊपर गन चलाएं तो क्या होगा, काम ही खत्म, है ना। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमने छोटा सा मास, बुलेट का मास कितना होता है, 5 to 600, मैक्सिमम 600 ग्राम या 500 ग्राम, है ना। अब ग्राम में वाला एकदम छोटा सा बुलेट, उस बुलेट को हाई वेलोसिटी के साथ किसी इंसान को हिट करें तो वो क्या करता है, इस इंसान को मार भी सकता है ना, काम खत्म। मतलब कि इंसान का या फिर मास जो है अगर वो कम रहे और वेलोसिटी ज्यादा रहे तो भी जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ये मोमेंटम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकलता है, मोमेंटम एक्चुअल में है क्या, मोमेंटम इम्पैक्ट है, फर्स्ट बॉडी द्वारा सेकंड के ऊपर लगा हुआ जो इम्पैक्ट होता है वही हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। है क्या न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ जब भी जैसे लिखने को आएगा तो आपको यही लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस मतलब क्या है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसे कि इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, ये पॉइंट ए पर एक मास हमारा है m मास, जो कि u वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, हम इस राइट डायरेक्शन में F फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, जिसके कारण ये पॉइंट A से पॉइंट B पर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसका मोमेंटम P1 मान लेते हैं इनिशियली, और फाइनली इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2। तो चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये देखिए P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू क्या होती है, देखिए P क्या मैंने बताया था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। तो वही चीज यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी, P2 के टाइम पे वेलोसिटी क्या थी, v, माइनस P1, इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी,
अब इसमें से m कॉमन निकाल ले तो क्या आ जाता है, v माइनस यू। ये चीज जो आया ये क्या आया, चेंज इन मोमेंटम आया हमारा। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कह रहा है उसी चीज को लिख देते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या आया है, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये टी क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किस रेट से चेंज हो रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब हम लोग ये जानते हैं V माइनस यू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू A, ये एक्सेलरेशन होता है ना। तो यही चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट टर्म लेकर आते हैं, और वो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, K। यहाँ पे जो K की वैल्यू है ये 1 होगी। ठीक है, तो इसको अगर रखेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल्स टू ma, और यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, F इज इक्वल्स टू m इंटू a, यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। तुम हमसे पूछेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, हमको बोलना है जो डिराइव्ड फॉर्मूला निकल के आता है उसमें वो यही होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू a, यानी कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो ये मतलब F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के ऊपर जो हम फोर्स लगाए जिसके कारण वो थोड़ा एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया। ठीक है, मास। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन, या और यूनिट क्या है, जैसे केजी मीटर पर सेकंड। केजी जैसे मास का होता है केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बस यहाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट। अब हम लोग कुछ एग्जांपल जैसे देखते हैं कि हम समझे कैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ यूज होता है। जैसे हम कभी भी कोई बॉल कैच करते हैं, ठीक है, बॉल बहुत तेजी से हमारी तरफ आती है तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसी तरह से रखे रहें और बॉल आए तुरंत और ये हम अपना हाथ ना नीचे करें तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जो फोर्स बॉल लगाए, जो फोर्स हमारे हाथों पे लगेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, वेलोसिटी से बॉल आ रही थी और उसको हमने तुरंत रोक दिया। ठीक है, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे बताया था ग्रेविटेशन उसके ऊपर लगेगा, तो ग्रेविटेशन लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, नीचे आते जा रहा है। तो हमने क्या किया, उसकी वेलोसिटी को अगर हम इसी तरह से रखे रहे और डायरेक्ट बॉल को इस तरह से नीचे गिराए, यहाँ पे बिना नीचे की तरफ ऐसे झुकाते हुए इस तरह से डायरेक्ट गिराए, तो क्या होगा, एक्चुअल में वो जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जो मोमेंटम हमारे फोर्स जो लगेगा हमारे हाथों पे वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो थोड़ी ज्यादा थी, बढ़ती जा रही थी, उसको हमने तुरंत जीरो कर दिया। ठीक है, वहीं अगर हम जैसे ये लड़का यहाँ कर रहा है, मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया, टाइम जो ड्यूरेशन थी बॉल की स्पीड रोकने की वो कम कर दिया। देखिए पहले बॉल तो मूव करती जा रही थी, उसने क्या किया, बॉल को यहाँ से लेके आते हुए यहाँ इस पॉइंट पे आके रोका। तो इस पॉइंट पे आने के रोकने के कारण क्या होता है, वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। ऐसे करके अगर हम लोग इस तरीके से लेंगे तो क्या उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, एक टाइम मिलेगा उसको रुकने का। ठीक है, टाइम मिलता है तो वो क्या करेगा, हमारा जो मोमेंटम, जो हाथ पे फोर्स लगेगा, जो हाथ पे चोट लगेगी वो भी कम लगेगी। वहीं उसी जैसे कि हाई जंप एथलीट्स होते हैं, उनको भी जब हाई जंप करते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो समतल मतलब प्लेन जमीन जो रहती है उस पर इस तरह से सैंड बिछा दिया जाता है, जिसके कारण जैसे ही वो लैंड करें तो थोड़ा उनका जो मोमेंटम है वो थोड़ा, मतलब जो टाइम गिरता है वो टाइम बढ़ जाए, उनकी वेलोसिटी का वो टाइम बढ़ जाए, मतलब वो रुके बट थोड़ा धीरे धीरे रुके, जिनके उनको जो चोट है वो थोड़ा कम लगे जिसके कारण। ठीक है, अब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो सेम इक्वल फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई करता है। यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सिंपल भाषा में कहें तो एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन इट। ठीक है, जैसे कि जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने ऐसे स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने से क्या होता है, मैंने उसके ऊपर एक्शन फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने कुछ एक्शन किया, फोर्स लगाया तो वो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाती है ना। अगर मैं एक्शन फोर्स हटाता हूं तो तुरंत वो रिएक्शन फोर्स लगा के क्या करती है, स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है।
इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने एक्शन फोर्स लगाया तो उस और छोड़ा तो वो रिएक्शन फोर्स तुरंत दिखाएगी अपना, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि एक बॉल है, बॉल को हम दीवार पे जैसे हिट कर रहे हैं, हिट करने से क्या होता है, बॉल को तो हम हिट कर रहे हैं दीवार पे, एक्शन फोर्स लगाया हमने बॉल के ऊपर, तो बॉल क्या करेगी, दीवार से जाके टकरा के अब दीवार उसके बॉल के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी और उस रिएक्शन फोर्स के कारण बॉल टकरा के आपके पास फिर वापस आ जाएगी। तो यही हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स का लॉ होता है, ठीक है। जैसे एक नोट करने वाली बात हमारी ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है, मतलब जिस फोर्स से आपने बॉल फेंका है उसी फोर्स से, उतने ही फोर्स से आपकी तरफ वो बॉल फोर्स लगा के, मतलब उस बॉल से बॉल जाके वॉल पे टकरा के उतने ही फोर्स से आपके पास वापस आएगी, बस डायरेक्शन दोनों का अलग अलग रहेगा, ठीक है। आपने लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया तो वो राइट डायरेक्शन से होके टकरा के वापस आएगी आपकी तरफ, ठीक है। जैसे कि इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने रिकॉइलिंग ऑफ गन का एग्जाम्पल लिया है। जैसे यहाँ पे इस बुलेट को हमने यहाँ फायर किया, तो फायर यहाँ जैसे ही हमने ट्रिगर दबाएंगे तो ट्रिगर दबाने से क्या होता है, जो गन, ये जो बुलेट है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जाती है, तो ये आगे की तरफ जाएगी तो हमें क्या, थोड़ा सा झटका महसूस होगा, अगर हम गन चला रहे थोड़ा झटका महसूस होगा, क्यों, क्योंकि जो बुलेट आगे की तरफ गई वही गन को थोड़ा सा पीछे हल्का धक्का देते हुए जाएगी, और उसी धक्के कारण, मतलब एक्शन गन ने बुलेट के ऊपर एक्शन फोर्स लगाया तो बुलेट ने भी हल्का, अब बुलेट तो छोटी सी है तो ज्यादा फोर्स तो लगा नहीं पाएगी, इसीलिए हल्का सा झटका लगता है हमको, ठीक है। और वो झटका के कारण वो रिएक्शन फोर्स होता है एक्चुअल में, जो बुलेट लगाती है उस गन के ऊपर, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा। अगर जैसे नहीं आया तो देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक मोटर बोट लेते हैं हम लोग, जैसे एक बोट है, तो बोट के ऊपर जैसे हम लोग जब चलते हैं और ये जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई इंसान खड़ा है ना, तो ये इंसान को अगर यहाँ इस तरह से इस पॉइंट पे जंप करना है तो वो क्या करेगा, इस नाव को पीछे की तरफ ऐसे धक्का देगा, तो नाव क्या करेगी, इसको आगे की तरफ धक्का देगी और ये यहाँ से इस पॉइंट पर आ जाएगा, है ना। ये एक्शन फोर्स लगाया और यहाँ पे इसके ऊपर रिएक्शन होके इस पॉइंट पे हमारा जो लड़के को आना था वो इस पॉइंट पे आ जाता है रिएक्शन फोर्स लगाने के कारण, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स, आपको एक्शन रिएक्शन लॉ समझ में आ गया होगा। आगे के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने अभी तक कुछ पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस भी देख लीजिए। थैंक यू।